welcome all on your favorite YouTube channel Commerce Mantra with Kusum. In this video, we will learn about the techniques of scientific management under the chapter Principles of Management. I have tried to make the content easy and interesting with the animated videos, for example, used to elaborate these techniques. So let's get started. First of all, we have to know that the principles of scientific management only bring out the basic philosophy behind the theory. So now the question arises, how to implement these principles practically? For that, F.W. Taylor has devised the techniques for actually implementing the principles of management. So प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये बताते हैं कि हमें कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, किस लिए फॉलो करना है. बट F.W. टेलर हमें सिर्फ यही नहीं बताते, वो हमें ये भी बताते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को, इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हमें किन टेक्निक्स के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना है. Before learning techniques of scientific management, we will learn about techniques. That what are techniques? A way of carrying out a particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a scientific procedure. तो जो ये टेक्निक्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, काम करने का एक तरीका है, चाहे वो स्पेशली आर्टिस्टिक वर्क हो या साइंटिफिक प्रोसीजर हो. किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने का ये एक तरीका होती है. तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो टेलर ने हमें बताई? फंक्शनल फॉर्मनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, अंडर विच वी विल लर्न मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, एंड लास्टली डिफरेंशियल वेज सिस्टम. First of all, we will take functional foremanship. In this technique, Taylor suggested the division of factory into two departments, planning department and production department. Through this, planning is separated from execution. Taylor said foremen must be intelligent, educated, energetic, honest and profession expert. All these qualities can't be found in one person. So Taylor stressed on having minimum 8 experts. Foremen we can say, 4 under each department to order and guide workers. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये डायग्राम लेते हैं. इसमें आप देख पा रहे होंगे फैक्ट्री मैनेजर है. फैक्ट्री मैनेजर के अंदर प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर ने काम करना है. प्लानिंग का काम अलग होगा और एग्जीक्यूशन का काम अंडर प्रोडक्शन ऑफिसर होगा. अब प्लानिंग ऑफिसर के अंडर ये 4 फोरमैन काम करेंगे: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी. और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर ये स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर काम करेंगे. इनके अंडर वर्कर्स ने काम करना है. अब ये जो क्लर्क्स हैं या फोरमैन हैं, इनके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क हैं जो कि एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैंने इलेबोरेट करने की कोशिश की है. लेट्स सी. I'm instruction card clerk. To draft instructions for the workers is my task. I'm route clerk. To specify the route of production is my task. I'm time and cost clerk. To prepare time and cost sheet is my job. I'm disciplinarian. To ensure proper discipline in the organization is my work. तो एनिमेटेड वीडियो में आपने देखा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मेन वर्क क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना. फिर जो हमारा रूट क्लर्क है उसका मेन क्या वर्क है? उसका मेन ये वर्क है कि रूट डिसाइड करना, किस रूट से प्रोडक्शन होकर गुजरेगा. सबसे पहले डिजाइन होगा, प्रोडक्ट जो भी हमने बनाना है उसकी डिजाइनिंग होगी, देन मैन्युफैक्चर, असेंबली, टेस्ट, कंट्रोल एंड फाइनली वी विल डिलीवर द गुड्स. इसी तरह से यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया माइंड में आएगा, फिर उसके बेस पर डिजाइनिंग होगी, देन मैन्युफैक्चर, असेंबली, टेस्ट, कंट्रोल एंड फाइनली वी गेट प्रोडक्ट. नाउ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क.
The main job of time and cost clerk is to prepare cost sheet. जो जॉब कॉस्ट शीट होती है वो ये बताती है कि किसी भी वर्क को करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए उससे रिलेटेड कितने आवर्स लगेंगे, क्या रेट होगा, तो फाइनली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो इस तरह से जॉब कॉस्ट शीट बनाना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है, जिससे कि हमें टोटल कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन जो भी हम कर रहे हैं उसका पता चल जाता है। नाउ डिसिप्लिनेरियन का मेन वर्क क्या होता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। सेल्फ डिसिप्लिन अगर वो इतना मोटिवेट कर दे जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको कि सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये सिचुएशन भी हो सकती है, और जो बॉस है अगर वो ये सिचुएशन, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये सिचुएशन भी आ सकती है, बॉस बहुत एंग्री भी हो सकता है। इसलिए हमें ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। ये जो डेडलाइंस बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन रह सके। सो डिसिप्लिनेरियन को ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मोटिवेशन से डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, दीज आर नेगेटिव मोटिवेशन और ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। डेडलाइन देना, एक टाइम जो है किसी भी काम को करने के लिए फिक्स करना, ये एक तरह का पॉजिटिव मोटिवेशन है। स्टैंडर्ड डिसाइड करना, बट अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो ये कैओस की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। सो अभी तक हमने ये जाना कि रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी की क्या जॉब थी। अब हम जो अंडर प्रोडक्शन ऑफिसर वर्क करते हैं, फॉरमैन, उनका अपना अपना टास्क वो आपको खुद बताएंगे। I'm Speed Boss. I'm responsible for timely and accurate completion of tasks. I'm Gang Boss. To keep tools and machines ready for operations by workers is my job. I'm Repair Boss. To ensure proper working condition of machines and tools is my task. I'm Inspector. To check the quality of work is my job. तो वीडियो में आपने देखा जो स्पीड बॉस था उसका मेन वर्क क्या था? टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ टास्क, बिकॉज द स्पीड ऑफ बॉस इज द स्पीड ऑफ टीम। नेक्स्ट हमारा गैंग बॉस है। गैंग बॉस का मेन वर्क क्या होता है? जो मशीन्स हैं और टूल्स हैं उनको ऑपरेशंस के लिए रेडी रखना। नेक्स्ट है आपका ये जो रिपेयर बॉस है, नाम से ही पता चल पा रहा होगा आपको कि जो हमारी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, अगर कुछ भी उनमें रिपेयर की अगर ज़रूरत है तो ये जो रिपेयर बॉस है इनको रेडी रखवाएगा ताकि वर्क जो है स्मूथली चल सके। उसके बाद ये जो आपका इंस्पेक्टर है, नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा या आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, वो फोकस करता है कि जो प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड बने हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी मेंटेन हो रही है प्रोडक्ट में या नहीं। Lastly, about functional foremanship, the technique of scientific management, I would like to add one most important thing, that functional foremanship is the extension of the principle of division of work given by Henry Frohl. Because in this technique, work is divided into small group under two departments, planning and production, resulting in specialization. And that was also the main focus of principle of division of work. Now, techniques of scientific management में हम standardization and simplification of work को लेते हैं। What is standardization and simplification of work? Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It refers to setting up standards for size, type, weights and quality of product. And about simplification, simplification aims at
eliminating unnecessary diversity of products. तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो से मैंने एग्जांपल लिया है. लेट्स सी. गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग बेटा. और बताओ बेटा, क्या करियर प्लान्स है? आफ्टर ग्रेजुएशन बिजनेस करने की सोच रहा हूँ अंकल, कुछ टिप्स दीजिए ना. एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. वो अपने बिजनेस में जरूर फॉलो करना, जरूर सक्सेस मिलेगी. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वो क्या होता है अंकल? डिटेल में बताइए ना. स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स. अब वो स्टैंडर्ड किस चीज से रिलेटेड होते हैं वो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ. फॉर सिलेक्शन ऑफ टूल्स, फॉर इक्विपमेंट्स टू यूज, फॉर सेटिंग क्वालिटी, फॉर साइज, वेट, कलर, type and measure, etc. Thank you uncle for your guidance. Most welcome beta. I think you have learned so much through animated video about standardization. In nutshell, I am explaining what is standardization. Standardization is the process to set standards. For what? For selection of tools, for equipment to use, for settings of quality, for size, weight, color, type and measure, etc. Purpose of standardization. Main purpose क्या होता है standardization का? To reduce production, to fix type, size, feature. क्योंकि अगर हमारे पास norms और standard होंगे तभी तो हम कोई टाइप फिक्स कर पाएंगे, कोई साइज फिक्स कर पाएंगे, किसी चीज के फीचर्स फिक्स कर पाएंगे. अदरवाइज हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी. सेकेंड वन इज टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. जब आपने नॉर्म्स फिक्स कर दिए तो उस नॉर्म्स को देखते हुए, उन लेवल को देखते हुए हम क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर पाएंगे. देन टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन्स. ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के या प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड हमें फिक्स करना होता है. स्टैंडर्डाइजेशन का मेन पर्पस मैन और मशीन्स की परफॉर्मेंस के भी स्टैंडर्ड सेट करना होता है. नाउ we'll take simplification, and for that I have taken this interesting, cute, animated video. Let's see. यार क्या करूं, आजकल कुछ काम बढ़िया नहीं चल रहा. भाई मेरी एक बात मान, FW टेलर जी की टेक्निक अपना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. अब तूने इतनी सारी प्रोडक्ट्स वेराइटीज रख ली हैं और उनको संभाल नहीं पा रहा, तो कुछ वेराइटी जो कम चल रही है उनमें से कुछ को कम कर दे. बात तो तू सही कह रहा है यार. देख यार, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे इन प्रोडक्ट्स में से 2-3 प्रोडक्ट्स ना अच्छे नहीं चल रहे, मैं उनको निकाल दूंगा. गुड डिसीजन यार, तेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट तो बचेगी. आई होप एनिमेटेड वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा. नाउ आई एम एडिंग सम मोर पॉइंट्स. लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. यहाँ पर आप सोप भी देख रहे होंगे, क्रीम वॉश है, अदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक डीप मॉइस्चराइजर, एसेंशियल नरिशमेंट, बॉडी मिल्क और डिफरेंट टाइप के डीओ भी है और अदर रोल ऑन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. बट इफ इन केस कुछ प्रोडक्ट्स आपके नहीं चल रहे हैं तो आपको जानना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चल रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट हमारे अच्छे चल रहे हैं. तो सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, एक्स्ट्रा साइजेस ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए. तो जैसे कि एग्जाम्पल में उस पर्सन ने जो प्रोडक्ट उसके नहीं चल रहे थे फाइनली उनको एलिमिनेट कर दिया. बाय दिस वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. नाउ पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन. व्हाट इज द पर्पस? टू ब्रिंग इकोनॉमी इन यूज ऑफ लेबर, मशीन एंड इन्वेंट्री to maintain the quality of existing products. अगर simplification business में होगा तो जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अच्छे नहीं चल रहे हम उनको एलिमिनेट कर देंगे. तो उससे क्या होगा, हमारी लेबर, मशीन, इन्वेंट्री सभी के यूज में इकोनॉमी आएगी, वेस्टेज नहीं होगी. और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, उनकी क्वालिटी और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फोरमैनशिप
and standardization and simplification of work. In my another video, I will explain remaining techniques of scientific management. So press bell icon to get notification of my next videos. And if you liked, please share and subscribe my video. Thank you so much.